हेलो पाठकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी का स्वागत है। आज हम कथा सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित मिस पद्मा कहानी सुनेंगे। मिस पद्मा कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो स्वच्छंद जीवन जीने में विश्वास रखती है, विवाह जैसे बंधनों में बंध कर जीवन व्यतीत करना में विश्वास नहीं रखती है। ऐसी ही समस्या को लेखक ने मिस पद्मा नामक कहानी में उभारने का प्रयत्न किया है और सोचने को मजबूर कर दिया है। क्या समाज में अपने मित्रों, आसपास लोगों पर हम विश्वास कर सकते हैं? चलिए कहानी हम सुनते हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है कि लेखक क्या कहना चाहता है। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ था, जीवन का सूनापन। विवाह को उन्होंने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। एमए की डिग्री ली, फिर कानून पास किया, प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुंदर तो थी ही, मृदुभाषी भी थी, प्रतिभाशाली भी थी। मार्ग में कोई बाधा ना थी। देखते देखते अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों के पीछे छोड़कर आगे निकल गई और अब उसकी आमदनी कभी कभी 1,000 से भी ऊपर हो जाती। उस समय 1,000 रुपये बहुत बड़ी कीमत थी। अब उतनी परिश्रम और सिर मगजन की आवश्यकता न रही। जब उनकी पद्मा की प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी, मुकदमे अधिकांश वही होते थे जिनका उन्हें पूरा अनुभव हो चुका था। उसके विषय में किसी प्रकार की तैयारी की उसे ज़रूरत ही नहीं होती। अपनी शक्तियों पर कुछ विश्वास भी हो गया था कि कानून में कैसे विजय पा ली जाए। उसके कुछ लटके भी मालूम हो गए थे। पद्मा को अब बहुत अवकाश मिलता था क्योंकि उन्हें पहले जैसा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा था। इसे वह किस्से कहानियाँ पढ़ने में, सैर करने में, सिनेमा देखने में, मिलने मिलाने में खर्च करनी थी। जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी व्यसन को वह खूब समझती थी कि किस तरह से सुखी बनाया जाए। उसने फूल पौधे लगाने का व्यसन पाल लिया था। तरह तरह के बीज पौधे मंगवाती, उन्हें उगते बढ़ते फूलते फलते देखकर प्रसन्न होती, लेकिन फिर भी जीवन में सूनेपन का अनुभव होता रहता। ये बात ना थी कि पुरुषों से विरक्ति हो, नहीं, उसके प्रेमियों की कमी ना थी। अगर उसके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न रहता, मगर यहाँ तो रूप यौवन के साथ धन भी था। फिर रसिक वृंद क्यों चूक जाते? पद्मा को विलास से घृणा थी? नहीं, विलासी प्रवृत्ति की महिला थी। घृणा थी उन्हें पराधीनता से। विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने से थी घृणा। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास आनंद उड़ाया जा सकता है तो फिर क्यों न उड़ाया जाए? भोग में मिस पद्मा को कोई नैतिक बाधा न थी। इसे वह केवल देह की एक भूख समझती थी। इस भूख को किसी साफ सुथरी दुकान से शांत किया जा सकता है और पद्मा को हमेशा साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती। ग्राहक दुकान में वही चीज लेता है जो उसे पसंद होती है। पद्मा भी उसी चीज को चाहती। यूं तो उसके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई डॉक्टर, कई रईस, लेकिन ये सब के सब अयाश थे, बेफिक्र, केवल भौरे की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले थे। ऐसा एक भी न था जिस पर वह विश्वास कर सकती। अब उसे मालूम हुआ कि उसका मन केवल भोग नहीं चाहता, कुछ और भी चाहता है। वह चीज क्या है? वह चीज पूरा आत्मसमर्पण, और उसे यह नहीं मिलती थी। मिस पद्मा के प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद थे।
बड़ा ही रूपवान था, धुरंधर विद्वान था, एक कॉलेज का प्रोफेसर भी था। वह भी मुक्ति भोग के आदर्श का उपासक था। पद्मा उस पर फिदा थी, वो चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्णतः अपना बना ले, लेकिन प्रसाद चंगुल में ना आता। एक दिन संध्या का समय पद्मा सैर करने जा रही थी, तभी मिस्टर प्रसाद आ गए। सैर करना मुलतवी हो गया। बातचीत से सैर से कहीं आनंद था। बातचीत करने में प्रसाद से सैर करने से ज़्यादा आनंद था, और पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात करने वाली थी। कई दिन के सोच विचार के बाद उसने कह डालने का निश्चय किया था कि उसने प्रसाद की नशीली आंखों से झांक मिलाकर कहा, मिस्टर प्रसाद, तुम यहीं मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते? प्रसाद ने कुटिल विनोद के साथ कहा, यह तो ठीक है, लेकिन नतीजा ये होगा कि 2-4 महीने में यह मुलाकात भी बंद हो जाएगी। पद्मा बोलती है, मेरी तो समझ में नहीं आया, तुम्हारे कहने का आशय क्या है? प्रसाद, आशय वही है जो कह रहा हूं। पद्मा, आखिर क्यों? प्रसाद, मैं अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहूंगा। तुम अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहोगी। तुम्हारे पास तुम्हारे आशिक होंगे, मुझे जलन होगी। मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी, तुम्हें जलन होगी, मनमुटाव होगा, फिर वैमनस्य होगा, तुम मुझे घर से निकाल दोगी। घर तो तुम्हारा है ही, मुझे बुरा लगेगा, फिर ये मैत्री कैसे निभेगी? ये सुनकर पद्मा कुछ ना कह सकी। प्रसाद ने परिस्थिति को इतने स्पष्ट लठमार शब्दों में खोलकर रख दिया था कि पद्मा को कुछ कहने का मौका ही न मिला। फिर प्रसाद को एक तरकीब सूझी। बोला, जब हम दोनों ये प्रतिज्ञा न कर लें कि मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो, तब तक एक साथ हम दोनों निर्वाह नहीं हो सकता। पद्मा, क्या तुम यह प्रतिज्ञा करोगे? प्रसाद, पहले तुम बताओ। पद्मा, मैं करूँगी। प्रसाद, तो मैं भी करूँगा। पद्मा, लेकिन एक बात के सिवा मैं सभी बातों में स्वतंत्र रहूँगी। लेकिन अगर तुमने इसके विरुद्ध आचरण किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। प्रसाद बोला, लेकिन मैं भी एक बात के सिवा हर बात का स्वतंत्र रहूंगा। तुमने भी इसके विरुद्ध अगर आचरण किया तो मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? तुम मुझे त्याग देना, और क्या करोगे? पद्मा बोली। प्रसाद बोला, जी नहीं, तब इतने से चित्त को शांति नहीं मिलेगी। तब मैं चाहूंगा तुम्हें जलील करना, बल्कि तुम्हारी हत्या करना। पद्मा, तुम तो बड़े निर्दयी हो प्रसाद। प्रसाद बोला, जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं, हमें किसी की को कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद फिर ना मैं उसकी अवज्ञा सह सकूंगा और ना तुम सह सकोगी। तुम्हारे पास दंड के समान सामान है, मेरे पास नहीं है। कानून मुझे कोई भी अधिकार न देगा। मैं तो केवल अपने पशु बल से प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूंगा? पद्मा बोली, तुम तो चित्र का शाम पक्ष ही देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूं तो यह मकान, नौकर चाकर, जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। तुम दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से ज्यादा घृणित कोई सामाजिक पाप नहीं है। तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ सहने को, सब कुछ करने को तैयार हूं। प्रसाद प्रसाद बोला, लेकिन न जाने क्यों मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो आ रहा है। पद्मा बोली, मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूं। प्रसाद ने कहा, तुम ये समझ लो, मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में न रहूंगा, स्वामी बनकर रहूंगा। पद्मा, तुम घर के स्वामी ही नहीं बल्कि मेरे स्वामी बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामिनी बनकर रहूंगी। उस दिन से प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ साथ प्रसन्नता के साथ रहने लगे। दोनों ने जीवन का आदर्श मन के स्थिर कर लिया था। वह सत्य बन गया।
प्रसाद को केवल 200 रुपये वेतन मिलता था, मगर अब वह अपनी आमदनी का दुगना भी खर्च कर दे तो परवाह नहीं। पहले वह कभी कभार शराब पीता था, अब वो रात दिन शराब में मस्त रहने लगा। अब उसके लिए अलग अपनी कार थी, अलग नौकर चाकर थे, तरह तरह के बहुमूल्य चीजें मंगवाता रहता। और पद्मा भी बड़े हर्ष से उसकी सारी फिजूल खर्चियां बर्दाश्त करती। वह खुद उसे अच्छे से अच्छे सूट पहनाकर, अच्छे से अच्छा ठाट में रखकर प्रसन्न होती थी। पद्मा जितना ही उससे दबती, प्रसाद उतना ही दबाता जाता। प्रसाद को जरा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो जाता। जो उसके पुराने प्रेमी थे वह उसे जलाने और कुढ़ाने का प्रयास करते, लेकिन वह प्रसाद के आते ही सब कुछ भूल जाती। प्रसाद ने उस पर पूरा आधिपत्य पा लिया था। लेकिन जैसे राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, उसी तरह से प्रेम के क्षेत्र में दुरुपयोग की ओर ही जाता है, और जो कमजोर है उसे तावान देना पड़ता है। आत्माभिमानी पद्मा अब प्रसाद की लौंडी थी, और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने से नहीं चूकता था। उसने कील की पतली नोक चुभा ली थी और बड़ी कुशलता से उत्तरोत्तर उसे अंदर ठोकता जाता था। यहाँ तक कि उसने रात को देर से घर आना शुरू किया। पद्मा को अपने साथ न ले जाता, उससे बहाना करता, मेरे सिर में दर्द है। पद्मा के साथ भी नहीं जाता, और जब घूमने वो चली जाती तो कार लेकर वो निकल जाता। इस तरह से 2 साल बीत गए। पद्मा गर्भवती हुई। इधर दिन से वह प्रसाद के रंग बदला हुआ देख करके उसने प्रसाद से बात करने का साहस बटोरा। 10 बज गए थे, 11 बज गए, 12 बज गए। पद्मा इंतजार कर रही थी कि भोजन ठंडा हो गया, नौकर चाकर सो गए। वह बार बार उठती, फाटक पर जाकर नजर दौड़ाती। तब कहीं जाकर प्रसाद बाहर 1 बजे करीब घर आए। पद्मा ने साहस बहुत बटोरा, लेकिन प्रसाद के सामने जाते ही इतनी कमजोरी मालूम हुई। फिर भी उसने जरा कड़े स्वर में पूछा, आज इतनी रात कहाँ थे? प्रसाद को पद्मा इस समय असुंदरता की मूर्ति सी लग रही थी। वह विद्यालय की एक छात्रा के साथ सिनेमा देखने गया था, इसलिए छिपाकर बोला, तुमको आराम से सो जाना चाहिए। तुम जिस दशा में हो उसमें तुम्हें जहाँ तक हो सके आराम से रहना चाहिए। पद्मा का साहस कुछ प्रबल हुआ। बोली, तुमसे मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब दो। तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, ये मैं साफ देख रही हूँ। प्रसाद बोला, मैंने तुम्हारे साथ अपने को बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया हो तो मैं आज ही जाने को तैयार हूँ। पद्मा बोली, तुम जाने की धमकी क्या देते हो? तुमने यहाँ आकर कोई बड़ा त्याग नहीं किया है। प्रसाद, मैंने त्याग नहीं किया है, तुम ये कहने का साहस कर रही हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़ रहा है। तुम समझती हो मैंने इसे अपंग कर दिया है, लेकिन मैं इसी समय तुम्हें ठोकर मारने को तैयार हूँ। यह सुनकर पद्मा का साहस जैसे टूट गया। प्रसाद अपना ट्रंक संभाल रहा था। पद्मा ने दीन भाव से कहा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही जो तुम इतना बिगड़ उठे। मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी, इतनी रात कर कहाँ थे? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं देना चाहते? मैं कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। तुम मुझे बात बात पर धमकाते रहते हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मुझे तुमसे कुछ भी तो सहानुभूति मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं हूँ। आज तो मेरी दशा हो गई है तो तुम मुझसे आंखें फेर लेते हो। यह कहकर वो मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रसाद ने विजय पा ली। अब पद्मा के लिए मातृत्व बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था। उस पर चिंता मंडराती रहती। कभी कभी वह भय से कांप उठती, पछताती। प्रसाद की निरंकुशता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। क्या करे क्या ना करे। गर्भ पूरा हो गया था, कोर्ट ना जाती थी, दिन रात अकेली बैठी रहती थी। प्रसाद संध्या के समय आते, चाय वाय पीकर फिर चले जाते। 11-12 बजे पहले नहीं लौटते। वो कहाँ जाते ये भी उससे छिपा न था। प्रसाद को जैसे
उसकी सूरत से नफरत हो गई थी। कुछ दिन बाद पद्मा को प्रसव वेदना शुरू हुई। प्रसाद का कहीं पता नहीं। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर मौजूद थी, मगर प्रसाद का न रहना उसकी प्रसव वेदना को और भी दारुण बना रहा था। पद्मा ने एक बालक को जन्म दिया। बालक को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, लेकिन फिर प्रसाद को सामने न पाकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े पड़ गए हों। 5 दिन सौरग्रह में काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली नंगी तलवार बनी हुई माता बनकर वह अपने एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रही थी। उसने चपरासी को चेक देकर भेजा। प्रसव संबंधी कुछ बिल अदा करने थे, लेकिन चपरासी खाली हाथ लौट आया। चपरासी को खाली हाथ लौटा देखकर पद्मा ने कहा, रुपए कहाँ हैं? चपरासी बोला, बैंक बाबू ने कहा है सारे रुपए प्रसाद बाबू निकाल ले गए। ये सुनते ही पद्मा को जैसे गोली लग गई। 20,000 रुपए प्राणों की तरह संचित कर रखे थे इसी शिशु के लिए। शौर से निकलने पर उसे मालूम हुआ कि प्रसाद विद्यालय की एक लड़की को लेकर इंग्लैंड की सैर करने चले गए। झल्लाई हुई घर में आई, प्रसाद की तस्वीर उठाकर जमीन में पटक दी और उसे पैरों से कुचल दिया। उसका जितना सामान था उसे इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। एक दिन पद्मा अपने बंगले के फाटक पर अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उसका क्रोध अब शोक में निराशा में बन चुका था। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार आता, कभी घृणा आती। तभी उसने सड़क पर देखा कि एक यूरोपियन महिला अपने पति के साथ अपने बालक को बच्चों की गाड़ी में बैठाए चली जा रही थी। उसने हसरत भरी आंखों से उस खुशनसीब जोड़े को देखा और उसकी आंखें अश्रु से भर आईं। तो श्रोताओं, ये कहानी पूर्ण हुई। बहुत ही सजीव चित्रण खींचा है प्रेमचंद जी ने समाज का। धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं।